बेस। अब यहां पर आप नोटिस करें, यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला जब भी परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना है तो शॉर्ट ट्रिक लगाइए, पी स्क्वायर होता है एच प्लस बी और एच माइनस बी। कैन यू टेल मी एच हेयर? यस, बड़ा नंबर रखेंगे, लेंथ नहीं होती, रेशो होती है तो वो उठा सकते हैं, उसके के की हमें जरूरत नहीं होती। 13 माइनस 12, 13 और 12, सर ये तो 25 आ गया सर 1। सर बड़ा मज़ा, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, देखिए क्या किसी का मैंने स्क्वायर किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल इसमें 11 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है यार, ये वाला चैप्टर आपका टर्म 1 में आ रहा है इस सेशन के लिए, और टर्म 1 का जो आपका एग्जाम है इस सेशन के लिए एमसीक्यू बेस्ड है, यानी आपको एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही वाला आंसर देना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर डिटेल में करवाने वाला हूं अभी, कि अगर वो कभी सब्जेक्टिव में आपको करना हो, थ्योरी पूरी लिखनी हो, डिटेल में स्टेप्स बनाने हो क्वेश्चंस के, तो वो कैसे बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में करवाऊंगा, फिर उसी क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप उसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगा रहा हूं, तो उसी क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड्स या विद इन 15 सेकेंड्स आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका डिटेल में होगा और बाकी सभी क्वेश्चंस हम विद इन सेकेंड्स करने वाले हैं, और वही मैटर करेगा आपका टर्म 1 के सिलेबस के लिए, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं आपकी क्लास 8th का या 9th का, या हो सकता है ये 7th का हो। आपने पक्का ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, किया होगा 101%। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है जो मैं अभी लिखने वाला हूं, तो समझो एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट आपको आती है, मुझे भी करवाने की जरूरत नहीं, आपको ये एक्सरसाइज आती है। बस आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए जो मैं आपको अभी लिख के यहां पर बता रहा हूं, और मैं लिखने से पहले ये गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ये मैं जानता हूं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। My dear students, listen carefully. I am writing this question. Two numbers are in the ratio 5:3, and their sum is 32. Find numbers. Find numbers. ये क्वेश्चन है, बताओ ये क्वेश्चन आता है? 100% आपको ये क्वेश्चन आता है। आपने ये क्वेश्चन 8th में किया होगा, जहां फिर 7th में किया होगा, जहां फिर 9th में किया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको क्लास 6th में किया हो, क्योंकि 6th में आपका लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर जाते हैं तो भाई एक्सरसाइज ऐसे चुटकी बजाई एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अभी देखना, अभी 11 क्वेश्चन सभी करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आपको डिटेल में करवाता हूं। यहां पर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका रेशियो है 5:3। उन नंबर्स का रेशियो दे रखा है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे सर एक नंबर 5 है दूसरा नंबर 3 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स का रेशियो है। 5 और 3 वो नंबर्स नहीं है, नंबर्स का रेशियो है, ठीक है। और इनका सम कितना आ रहा है? 32। तो वैसे भी देखें, अगर आप 5 और 3 को वो 2 नंबर्स मान लोगे तो इनका सम वैसे ही 32 नहीं आता, तो आप 5 और 3 को वो 2 नंबर्स आपने नहीं मान सकते जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इसको करने का एक पैटर्न होता है कि जो 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं, इनका जो रेशो हमें गिवन है, नॉट नंबर्स, इनका रेशो हमें गिवन है, तो हम इन नंबर्स को लेट किया करते थे क्लास 7th में, 8th में या फिर 6th में, जब भी आपने ये क्वेश्चन किया होगा। तो आप ऐसा लिखते थे, लेट 1 नंबर, शॉर्ट में थोड़ा कर रहा हूं, लेट 1 नंबर बी 5x, पहला नंबर 5x हो गया, एंड अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो गया? 3x हो गया। ऐसे लेट करते थे ना आप। तो फर्स्ट नंबर इज 5x एंड अनदर नंबर इज 3x। तो आप फिर x के पीछे बढ़ जाते थे, यार x को कैसे हम फाइंड करें ताकि मैं नंबर्स को कैलकुलेट कर पाऊं, इवेल्यूएट कर पाऊं एक्चुअल क्या उसकी वैल्यू है। तो आप फिर ऐसा करते थे, दूसरी कंडीशन देखते थे कि दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है। अरे यार इनका सम दे रखा है, कई बार प्रोडक्ट भी हो सकता है, यहां सम दिया हुआ है, या कोई और भी कंडीशन हो सकती है। तो सम इज 32। तो हम इन दोनों नंबर्स का सम ले लेंगे, एक 5x नंबर है, दूसरा मेरा 3x नंबर है, इनका सम मेरा 32। यहां से मैं x को फाइंड कर सकता हूं। सर ये 8x इज 32, कैन यू टेल मी व्हाट इज x? यस सर, x इज 4। तो भैया आपका x आ गया। अब x आ गया तो ये 2 नंबर्स तो अभी निकलने वाले हैं, 3x और 5x जो है। तो बताइए पहला नंबर क्या हुआ? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। सर मेरा फर्स्ट नंबर था 5x, तो मैंने यहां पर
x का वैल्यू डाल दिया 20, 20 इज द फर्स्ट नंबर, और फिर मेरा सेकंड नंबर क्या हुआ सर, सेकंड नंबर था मेरा 3x, सर यहां मैंने x का वैल्यू डाल दिया 4, सर मेरा सेकंड नंबर इज 12। तो दीज आर द टू रिक्वायर्ड नंबर्स जिनका रेशो 5:3 है और उनका जो सम है वो 32 है। करके देख भी सकते हो, 20 और 12 का जो सम है वो 32 आ रहा है। रेशो बनानी है, रेशो आप बना सकते हैं, 20 12 कैंसिल वैंसिल करो, ये 5/3 ही आएगा। ठीक है, दोनों हमारे ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं। आता है समझ? इससे आपने एक चीज पहले ये बताओ, क्वेश्चन आता है ना, ये 100% आता है ना, और करने का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे मैंने किया, तो भाई ये पूरा एक्सरसाइज आपको आराम से अभी आने वाला है। सेकंड, यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है एक्सरसाइज में कि आपको रेशो गिवन होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होती है, दो साइड्स का जो लेंथ है उनके बीच का रेशो गिवन होता है। तो जैसे कहीं रेशो लिखा है 5/3, तो आपने ये नहीं समझना है कि 5 उस साइड की लेंथ है। जैसे यहां पर आपने 5 को वो नंबर नहीं समझा, तो इसलिए 5 को लेंथ ऑफ द साइड नहीं समझना है, 3 को लेंथ ऑफ द साइड नहीं समझना है, ये उन साइड्स का बीच का रेशो है। एक्चुअल लेंथ कितनी है वो अलग बात है, उसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज में उस लेंथ वगैरह को कुछ नहीं फाइंड करना है, अगर हमें रेशो गिवन है, हमने रेशो से अपना काम चला लेना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो, एक मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में चला जाऊंगा, सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में चला जाऊंगा, वहां भी रेशो हमें गिवन होता है। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने सारी बता दी क्या होती हैं। देखिए, अब यहां पर आपका एक्सरसाइज 8.1 का ही कोई क्वेश्चन आप ऐसा मान के चलें, तो मैं पहले खुद से कोई क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहां पे लिखा कि हमें साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा हमें गिवन है, लेट दिस इज 3/5, लेट अस सपोज। हमें बोला गया फाइंड अदर 5t रेशियोज, मतलब रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज फाइंड करो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उसमें से एक हमें गिवन है साइन थीटा, तो रेस्ट ऑफ द रेशियोज वी हैव टू फाइंड। वेरी सिंपल मेरे बच्चे, साइन थीटा एक रेशो है दो साइड्स के बीच में। अब वो साइड्स कौन सी होती हैं वो तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। साइन का डेफिनेशन क्या है, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं राइट ट्रायंगल बना दूं, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं, इसी का फिर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा। उसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी कि कैसे जल्दी से आप कोई टर्म को फाइंड कर रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम अभी यहां मैं लगाने वाला हूं, उसमें भी कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं डिटेल में करवाऊंगा, फिर मैं शॉर्टकट पे आता हूं। ABC राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा लगा रेशो के साथ, तो थीटा आप यहां कंसीडर कर सकते हैं। इसके अपोजिट साइड हमारी AB हो गई और हाइपोटेन्यूज हमारा AC हो गया, उसके एडजेसेंट हो गई BC। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा लास्ट लेक्चर मैंने इसी पे बनाया हुआ है। एडजेसेंट कौन सी, अपोजिट कौन सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, सब बता रखा है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना होता है, जैसे साइन थीटा 3/5 दिया ना, तो ये जो साइन थीटा आपको दिख रहा है इसको गायब कर दो, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखना चाहिए आपको। ठीक है, क्या करना है, साइन थीटा का रेशो लिखना है, ये किसके इक्वल होता है, यानी साइड्स के रेशो में आ जाना है। जैसे साइन थीटा का डेफिनेशन क्या बोला, साइड अपोजिट टू थीटा, तो बताइए साइड अपोजिट टू थीटा कौन है सर, AB, तो भाई AB में आ जाना, मैं ये बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहने देनी। उसके बाद दूसरा इसका डिवाइड में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, यानी यहां पर दो साइड्स का आपने रेशो बना लिया, AB और AC का जो रेशो है वो 3:5 है। जैसे दो नंबर का रेशो था 5:3, यहां दो साइड्स का रेशो है 3:5, लेकिन ये साइड की लेंथ नहीं है 3, AC की जो लेंथ है वो 5 नहीं है, ये रेशो होता है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब इसके बाद आप ऐसा लेट कर सकते हैं ना, जैसे आपने अभी नंबर्स के केस में किया, ऐसा ही कर सकते हैं आप। नंबर्स को आपने लेट किया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर लेट AB इज इक्वल टू 3x, x रखो, k रखो, m रखो, n रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी 3k। तो AB इज 3k और AC को लेट करो, लेट इट इज 5k। जैसे नंबर्स लेट किए। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड्स का पता चल चुका है, ये 3k है और ये 5k है, तो आपको ये BC थर्ड वाली साइड 100% चाहिए, तभी आप रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज को फाइंड कर सकते हो। यू नीड ऑल द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो 3k और 5k आ गया। k का वैल्यू आपको यहां नहीं फाइंड करना, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, k हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें तो रेशो ही निकालनी है ना, लेंथ नहीं निकालनी है। अब देखें यहां पर आपने इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है।
तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो यू हैव टू राइट डाउन हेयर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। व्हाट इज ए सी? सर 5k। अब देखो इसको मैं एक टेक्निकल तरीके से करवाता हूं, जो मैं आपको शॉर्टकट वे में भी करवाऊंगा अभी नंबर्स लेकर, यहीं से वो शॉर्टकट बन जाता है। देखो आपको फाइंड करना है यहां पर BC, ध्यान दे अब ये चीज मैं जो बताने वाला हूं, आपको यहां पे BC फाइंड करना है। यहां पर लिखा है AC स्क्वायर, यहां लिखा है AB स्क्वायर। तो हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, पहले हम AC का वैल्यू डाल देते हैं, फिर हम AB का वैल्यू डाल देते हैं। अरे ऐसा मत कीजिए, छोटे नंबर है तो चल जाएगा, लेकिन बड़े नंबर आएंगे तो फंस जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। आपने क्या करना होता है, यार इस AB स्क्वायर को आप इधर ले आओ ना, जिसको फाइंड करना उसको साइड में कर दो, BC स्क्वायर को मैंने साइड में कर दिया, बाकी टर्म्स को मैं दूसरे ले आया। यानी मेरे को बेस फाइंड करना था BC, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर डिफरेंस में आ गए। ऐसा करने से आपको दिख रहा है सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो भाई ये आइडेंटिटी लगानी। अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे ना, इट इज AB, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे ना भाई, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। अगर आपके पास बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं, स्क्वायर करने की आपको टेंशन ही खत्म हो गई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B। बताइए AC कितना है? अरे भाई AC तो हमारे पास है सर, इट इज 5k। बताइए AB कितना है? सर इट इज 3k। भाई 5 और 3 को प्लस करना इजी है या फिर मल्टीप्लाई करना इजी है बड़े नंबर्स को, अगर बड़े नंबर होते तो इट इज वेरी इजी। अब देखो AC कितना है? सर इट इज 5k एंड इट इज 3k। छोटे नंबर में कोई टेंशन नहीं है, बड़े नंबर में फंसोगे तो वहां पर यही टेक्निक आपको लगानी होगी, जब भी बेस और परपेंडिकुलर मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज अगर मिसिंग है तो उसमें तो भाई स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, लेकिन जब परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हो या फिर बेस फाइंड कर रहे हो तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमेशा बन जाता है। हाइपोटेन्यूज मिसिंग है तो नहीं बनेगा ना, ये दोनों देखो, दोनों का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो यहां अलग अलग स्क्वायर करके यू हैव टू कैलकुलेट। चलिए हेयर इज 8k एंड 5 में से 3, सर इट इज 2k। 8 2 जा मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, छोटे नंबर है, अगर बड़े नंबर है मल्टीप्लाई मत करो, इनको फैक्टर्स बनाया करो, क्योंकि इनको परफेक्ट ही बनाना होता है। तो मैं फैक्टर्स बना के आपको बताता हूं। यहां पर मैंने 8 को लिख लिया 2 इंटू 4, और ये वाला 2 भी यहां आ गया इक्वल टू k, और ये कौन चल रहा है? BC स्क्वायर। मैं टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आपको पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आंसर तो मैं बिना कैलकुलेशन करके भी आपको बता सकता था, जो भी बताने भी वाला हूं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो ये हो गया 2 इंटू 2 4, इट इज लाइक 4 इंटू 4, और यहां पर आपका k स्क्वायर, इट इज k स्क्वायर, ठीक है, k इंटू k इज k स्क्वायर। ये दोनों परफेक्ट हो चुके हैं, तो यू कैन राइट इट इज 4k का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यू कैन कैंसिल, प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, यहां माइनस नहीं लेना क्योंकि BC लेंथ है किसी साइड की, तो वो नेगेटिव नहीं होती। सो व्हाट इज BC? 4k। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उसमें मैंने कुछ ये टेक्निकल चीजें बताई हैं, ये 100% आपको काम आएंगी बड़े नंबर्स में, 100%। बड़ा टाइम कम करेंगी, क्योंकि कहीं 39 का स्क्वायर आ गया तो फंसोगे ना। 39 का स्क्वायर एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके साथ अगर दूसरा नंबर है मानो 26 का स्क्वायर, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने आइडेंटिटी लगाई होगी तो उनको प्लस माइनस ही करना होगा, वो होके छोटे नंबर बन के मल्टीप्लाई होके डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो BC आ गया, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले आपने साइन रेशो को साइड की रेशो में लिखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसको साइड की रेशो में लिखना है, 2 साइड्स आपने ले लेनी है डेफिनेशन के हिसाब से। उसके बाद आपने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो तीसरा साइड जो मिसिंग वाला होगा वो निकाल लेना है। राइट ट्रायंगल का तीनों साइड आ गया, तो जब राइट ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गया तो कोई भी रेशो निकालते रहो, चुटकी बजाओ रेशो आती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरे को बताओ कि व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट टू थीटा यानी बेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो यहां पे है BC और यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारा AC। BC कितना है सर? अभी निकाला हमने 4k। ओके डियर, और डिवाइड में AC सर 5k। बच्चा ये कैंसिल हो गया, इट इज 4/5। आता है समझ? एंड रेस्ट ऑफ द रेशो यू कैन फाइंड, हर एक का आपको डेफिनेशन आता है, बस ऐसे डिवाइड करते जाओ जैसे मैंने कॉस निकाला, सारी साइड्स आपके पास है। ये हो गया पूरे स्टेप्स मैंने आपको बताए, जैसे सब्जेक्टिव में आप किया करते थे। लेकिन अब आप इसका शॉर्टकट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और देखें बिना कैलकुलेशन के आपके आंसर बैठने वाला है। बट हाँ, थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए जो कि आपको है। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ आपका इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट। तो मेरे बच्चे, यहाँ मैं ट्राइंगल भी नहीं बनाऊंगा, नो नीड टू मेक द ट्राइंगल, नो नीड टू मेक द ट्राइंगल। सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलेंगी।
हमें क्या गिवन था, पहले ये बताओ हमें क्या गिवन था। हमें साइन थीटा गिवन था, दैट इज 3/5। हमें रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज फाइंड करनी थी। तो मैंने यहां पर पूरा डिटेल में करवाया, मैं साइड में गया, पूरा साइड अपने डायग्राम में दिखाया, राइट ट्रायंगल बनाया। अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको साइन थीटा गिवन है तो बस इसका डेफिनेशन याद रखो ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उस टेक्निक से आप साइन का डेफिनेशन याद रख सकते हो। सर ये P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली जो परपेंडिकुलर होता है वो साइड अपोजिट टू थीटा होता है, पूरा डिटेल में मैं बता चुका हूं। तो यहां पर मेरे पास आ गया 3/5। मिसिंग क्या है, बेस। बेस चाहिए ना, तो ये स्टेप करने में आपको कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स। कि आपको कोई रेशो दिया है और रेशो का डेफिनेशन लिखना है ना, P/H लिखना, अगर कॉस दिया है तो B/H लिखना, tan दिया है तो P/B लिखना। इसको लिखने में यू विल टेक ओनली 2 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। अब तीसरा हमारा दूसरा काम है यार, इसका बेस मिसिंग है। अब जो बेस मिसिंग है उसके लिए अगर आपको नॉलेज है कि यार ये परपेंडिकुलर 3 है और ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यार ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं, तो तीसरा वाला 4 निकलेगा। अगर तो नॉलेज है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा 4, नहीं तो मैं आपको बेस की टेक्निक बता रहा हूं जैसे आपने अभी किया। यहां से भी मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से आपको डायरेक्ट लिखा सकता हूं, बट बहुत ज़्यादा वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके लिए। आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, बेस का स्क्वायर इज व्हाट, h² माइनस p²। ये भी मैं आपको स्टेप बढ़ा के दिखा रहा हूं, थोड़ा समझा रहा हूं, तो आपको बेसिकली ये याद रखना होता है, ये चीज़ याद रखनी होती है। बेस हो जहां परपेंडिकुलर हो, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको बेस फाइंड करना है तो बेस का जो स्क्वायर होता है वो h+p और h-p होता है। अगर आप ये चीज याद कर लेते हो, बार ये दोनों नंबर को आपको प्लस माइनस ही करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है। तो h+p 5 और 3 सर जी 8 हो गया, h और p सर 5 में से 3 गया सर 2 हो गया, तो कितना बैठा 16 बैठा ना। तो आपका बेस कितना बन रहा है 4। तो ये तो कैलकुलेट करके मैंने बताया जल्दी से, इसमें ना मैंने के अप्लाई किया, कोई जरूरत नहीं अप्लाई करने की। के क्यों अप्लाई करना है भाई, एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है। अगर के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि के क्या है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट ये रेशो ही फाइंड करनी है तो आप ये टेक्निक लगाएं। तो देख लिए 3 हमारे पास था, 5 हमारे पास था, 4 हमने फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, सारी चीजें आ गई। माइंड में इसको रखो भाई, ये कैलकुलेट हो रही है, अब जो मर्जी रेशो निकाल दो। सर जी कॉस थीटा निकालना है, कॉस क्या होता है, डेफिनेशन पता नहीं चाहिए, डेफिनेशन के बिना बात नहीं बनेगी। तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज बेस, सर जी बेस अभी निकाला 4, हाइपोटेन्यूज सर 5 है, जो मर्जी रेशो निकालते रहो। अगर आपको tan थीटा निकालना है, व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, सर इट इज 3 सर बेस 4, दैट्स ऑल। एंड रेस्ट ऑफ द 3 रेशोज इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, इनको उल्टा कर दो, उनकी वैल्यूज आ जाएगी। आता है समझ। तो एक मैंने यहां पर आपको पूरा डिटेल में करवाया, के हमें लगाना पड़ता है क्योंकि वो रेशो होती है। जब आप एमसीक्यू कर रहे हो और आपको रेशो फाइंड कर रहे हैं तो के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से जल्दी से शॉर्टकट कर सकते हैं। आता समझ, ये चीज ध्यान रखना, बेस और परपेंडिकुलर में ये चीज आपको काम आएगी बहुत बड़े नंबर्स में। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज करने से पहले, कि यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। समटाइम ऐसे लिखा होता है लाइक दिस, किसी रेशो का पावर होता है कुछ, यहाँ मैंने 3 डाल दिया, तो बच्चा सोचता है ये पावर थीटा पे बैठी हो, यानी एंगल पे बैठी हो। ऐसा नहीं है बेटा, ये जो रेशो है बेसिकली ऐसे होती है, पावर ऐसे होती है, tan थीटा का होल क्यूब है बेसिकली ये tan थीटा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये थीटा जो होता है ना, थीटा ऐसा नहीं है कि थीटा इंटू थीटा थीटा क्यूब कर दो, ये भी चीज मैं बता चुका हूं जब मैंने डेफिनेशन समझाई थी। इसको बोला जाता है tan रेशो ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में tan रेशो की बात हो रही। तो tan और थीटा आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते, तो इसलिए ऐसे थीटा को मल्टीप्लाई में क्यूब नहीं लिख देने। तो कहीं पर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दिखती है tan क्यूब थीटा, तो इसका मतलब होता है ये tan थीटा का होल क्यूब है। एंगल पे अगर कोई पावर होगी वो अलग से बताई जाएगी, लाइक दिस, मैं ऐसे लिखता हूं साइन थीटा यहाँ पावर 2, ऐसे अलग से बताई जाएगी। अगर कहीं पावर यहां लिखी हुई है ना, साइन स्क्वायर बाद में थीटा है, तो इसका ये मतलब है ये इसका होल स्क्वायर है, लाइक दिस। तो ये कंफ्यूजन भी कई बच्चों को हो जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाती है, बस आपको ये समझना है ये tan और थीटा आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होते। ओके डियर, चलिए आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं एक्सरसाइज पे, और देखो हम कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। द क्वेश्चन 1, वी हैव अ ट्राइंगल,
राइट एंगल एट बी, उसकी दो साइड्स हमें गिवन है, जल्दी से हम ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ रेशो हमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट साइड की लेंथ ही दे दी तो हमारी तो लॉटरी लगी हुई है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर राइट एंगल एट बी है, मैं यहाँ बी लिख लेता हूँ, यहाँ ए लिख लेता हूँ, यहाँ सी लिख लेता हूँ। बी 90 पे लिखना है, ठीक है, 90 पे ही बी लिखना है, ए सी जहाँ मर्जी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो ए बी कितना है सर, इसमें ए बी मेरा है 24, लिख लिया। बी सी कितना है सर, ये बी सी मेरा है 7। तो आपको ए सी फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे हाइपोटेन्यूज मैं डायरेक्ट करूंगा ना, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। तो आप 7 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप 24 का स्क्वायर लिखेंगे। सर 7 का स्क्वायर 49, अब से स्क्वायर भी आने चाहिए, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस कर दो 625। तो भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 625, तो 625 इज अ परफेक्ट नंबर दैट यू नो, हमारा 25 आ गया। तो भाई साहब ये 25 आ गया। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपने उनकी लेंथ ही निकाल दी तो रेशो तो अभी इनकी बना ही लोगे, तो जो आपको पूछा है वो निकाल दो। अब इस क्वेश्चन में सीखने वाली ये क्या बात है कि एंगल वो चेंज कर रहा है, इधर लेता है साइन के साथ ए, कॉस के साथ ए, यहां लेता है सी एंगल। वो इसलिए ले रहा है कि ये देखना चाहता है आपको डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं। हमें बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के हिसाब से बनता है, यानी जो साइड अपोजिट टू एंगल होती है वो परपेंडिकुलर बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं साइन ए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, साइन ए और कॉस ए की बात करूं, सॉरी यानी इस वक्त यहां पर मैंने ए एंगल लिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल लिया हुआ है। तो जब मैंने ये वाला एंगल लिया हुआ तो उसके अपोजिट कौन है, बी सी। तो हमारा जो साइन का डेफिनेशन बनेगा वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, अपोजिट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर कौन है सर जी 7, हाइपोटेन्यूज कौन है सर 25, दैट्स ऑल। फिर हम कॉस ए की बात करते हैं, तो कॉस ए क्या होगा, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइड एडजेसेंट टू ए। तो ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है इस टाइम पे, बी ए, जिसकी लेंथ है 24, और हाइपोटेन्यूज होता है डिवाइड में इसके हाइपोटेन्यूज जो कि 25। तो देख लीजिए हमने साइन ए कॉस ए निकाल भी लिया, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन हमने नहीं की है। उसके बाद साइन सी एंड कॉस सी, मेरे प्यारे बच्चे साइन सी, देखो यहाँ क्या कर रहा है, एंगल चेंज कर दिया, रेशो तो वही है। तो भाई एंगल बेशक वो चेंज कर रहा है तो डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, डेफिनेशन इसकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, डेफिनेशन इसकी साइड अपोजिट टू दैट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, डेफिनेशन नहीं चेंज होती। अब देखो यहाँ पर सी एंगल है तो सी के रिस्पेक्ट में बात करो, तो यहाँ पर एंगल सी यहाँ पर है तो इसके अपोजिट कौन बैठा हुआ है, ए बी। तो भाई यहाँ पर ए बी आएगा, परपेंडिकुलर अब ए बी हो चुका है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ऐसी कोई दिक्कत। यहाँ पर आ गया 24/25। इसी तरह से कॉस सी बोलेगा, डेफिनेशन चेंज नहीं होती, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट देखो, सी के एडजेसेंट कौन है सर, बी सी। तो बी सी का लेंथ कितना है सर 7, और हाइपोटेन्यूज आपका 25। आता समझ। तो बड़े कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो बेसिक डेफिनेशंस आपको क्लियर होना चाहिए, प्लस पाइथागोरस थ्योरम को आप कितनी फास्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जो तीसरी साइड हमारी बची हुई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्यू आर फाइंड करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर बेस फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ बेस फाइंड करना है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में मैं नहीं आया हूँ कि परपेंडिकुलर बेस कौन होगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये बता रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज एच। तो आपको बी निकालना है, तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट सिखाया। बताइए बी स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही बनाया, अभी पीछे बना के दिखाया। तो आप कैसे लिखेंगे, एच प्लस पी एच माइनस पी, ये लिखना आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बताइए हाइपोटेन्यूज कौन है सर 13, परपेंडिकुलर कौन है सर जी 12, हाइपोटेन्यूज कौन है 13 12। अब देख लीजिए, नहीं तो ऐसे आपको स्केयर करना पड़ता, 13 का स्केयर 169, 12 का स्केयर 144, फिर उनको प्लस करते, फिर आपका कोई माइनस करते, फिर कोई नंबर बनता, फिर उसका परफेक्ट ढूंढते। अरे भाई यहाँ ऐसा कुछ काम ही नहीं है। आपको बेस और परपेंडिकुलर के लिए ये चीज़ याद रखनी, एच प्लस पी एच माइनस पी कर दिया मैंने बेस के लिए, कर दो दोनों को प्लस। सर ये तो 25 हो गया, ऊपर 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5। तो कितनी जल्दी मैंने बेस फाइंड कर लिया है, तो इट इज़ 5। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसको बेस बोलना गलत है, वो डिपेंड करेगा हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर tan है और यहाँ पे cot है, एंगल P और एक बार R है। इस क्वेश्चन में आप एक शॉर्टकट और लगा सकते थे कि ये साइड हमें फाइंड करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको अभी ऐसे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे को ये जो मैंने फाइंड किया ना, ये ज़रूरत नहीं थी, पर अभी मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री का जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, तब आप इस चीज़ को समझना, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो टॉपिक है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, बट आपको वो सीखना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के भी शॉर्टकट निकाले जा सकते हैं, थोड़ी और हमें नॉलेज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसको जरूर करना अपने टॉपिक को। मेरे प्यारे बच्चे देखो, हमें फाइंड करना है tan p cot r। tan p और cot r डायरेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो कैसे कैंसिल हो जाएंगे। tan p बताओ, tan p लिया मैंने ये, तो tan का डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है इसके QR, ठीक है, P लिया हुआ एंगल, और एडजेसेंट है इसका PQ, ये tan p का डेफिनेशन। इसी तरह से cot r, तो अब एंगल उसने चेंज कर दिया, R पे आ गया, तो बताइए cot का डेफिनेशन, बताइए cot का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड, तो R के एडजेसेंट कौन है QR, और अपोजिट कौन है इसके PQ। देखो ये दोनों सेम है, हो गए ना कैंसिल, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये कैसे कैंसिल हो गया और आपको कैसे जानना है पहले ही कि मुझे इसको कैलकुलेट नहीं करना था, ये कैसे जानना है। अरे भाई P और R ये दो एंगल है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इनका सम 90 है, और tan और cot से ये दोनों कट जाते हैं एंगल जब इनके कॉम्प्लीमेंट्री हो, बीच में अगर माइनस लिखा हो ये कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, सिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैंने आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। अगर आप रेशो बना के करते तब भी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत सिंपल है, साइन रेशो दिया हुआ है, हमें दो रेशो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने खुद से बनाई उससे आराम से कर सकते हैं। देखो कितनी जल्दी हम करेंगे। वैसे तो मैं ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्राइंगल क्यों बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। देखो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए कहाँ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है उसमें भी एंगल ए लगा हुआ है, एंगल चेंज थोड़ी ना किया। अगर एंगल चेंज करेगा फिर हम ट्राइंगल बना के देख सकते हैं, तो अभी ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करोगे। साइन ए क्या दिया हुआ है P/3/4, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमने इसका डेफिनेशन लगा दिया, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो दिया है 3/4, ठीक है। क्या मिसिंग है, बेस तो बेस का भी टेक्निक सिखाया मैंने, कैसे लिखना है बेस को, H+P और H-P। व्हाट इज H सर 4, P3। अब ये भी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ये चीज़ तो कैलकुलेट करूंगा क्या मैं, 4 + 3 7 करोगे आप, ये तो डायरेक्ट लिखोगे ना सर 7 होएगा, तो 4 और 3 लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो 7 आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप रिलैक्स हो जाए, पता चले चीज़ें कैसे हो रही है। तो आपका बेस स्क्वायर 7 हो गया, तो बेस कितना होगा √7, तो बेस आ गया, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो कुछ भी निकालते रहिए। बताइए कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट टू ए जिसे आप बेस बोलते हो अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो व्हाट इज बेस सर अभी निकाला √7, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है। फिर निकालना हमको tan ए, tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपोजिट टू ए, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात हम नहीं करेंगे, बेस हमारा √7 हो, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड्स यार, 10 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, जो टेक्निक मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बच्चे कई बार परेशान होते हैं, यार 15 सर ये कॉट के साथ कहाँ लगा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस 15 को यहाँ से हटाओ और इधर लेके आओ इसके डिवाइड, दैट्स ऑल। यहाँ पर भी एंगल में कोई बदलाव नहीं है, ए लिखा हुआ है दोनों तरफ, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। कॉट का डेफिनेशन बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो भैया इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का 225, दोनों को प्लस करो, इट इज 289। तो 289 एक परफेक्ट नंबर है जिसका 17 होता है, तो हाइपोटेन्यूज मेरा 17 आ गया। तो भाई साहब जो पूछा है वो निकाल दो ना भाई। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर है 15, लेंथ नहीं है, ये रेशो दिया होता हमें तो के कट ही जाता है ना, स्टार्टिंग में आपको बताया, तो आपको रेशो ही निकालनी है, लेंथ पूछिए तो वो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा 15, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 17। उसके बाद हमारी बात कर रहा है सेक की, तो सेक का डेफिनेशन आना चाहिए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर 17 और बेस कितना है सर, बेस 8 है, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है यार, सेक थीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द रेशोज, तो ये आपके लिए छोड़ दे थोड़ी सी टेक्निक में आपको सिखा देता हूँ, रेशोज आप निकाल लेना। हमें सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, सेक का डेफिनेशन बताओ सर जी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
अब यहां पर आप नोटिस करें, यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला जब भी परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना है तो शॉर्ट ट्रिक लगाइए, पी स्क्वायर होता है एच प्लस बी और एच माइनस बी। कैन यू टेल मी एच हेयर? यस, बड़ा नंबर रखेंगे, लेंथ नहीं होती, रेशो होती है तो वो उठा सकते हैं, उसके के की हमें जरूरत नहीं होती। 13 माइनस 12, 13 और 12, सर ये तो 25 आ गया सर 1। सर बड़ा मजा, ये तो डायरेक्ट आ रहा है। देखिए क्या किसी का मैंने स्क्वायर किया है? कहीं कोई माइनस करे बड़े नंबर? नो, छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, परफेक्ट बनता जा रहा है। तो भाई ये 5 आ गया। अब रेस्ट ऑफ द रेशियोज प्लीज आप फाइंड कर लो, क्योंकि एच भी आ गया, बी भी आ गया और पी भी आ गया। सभी रेशियोज का डेफिनेशन मैंने आपको सिखा रखा है, अप्लाई कर दीजिए। ये दैट यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव में था ना, तो इसको हम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से करते थे, सिमिलर एग्जाम्पल भी कर रखी है, बट इसी चीज़ को हम बिना सिमिलरिटी के भी प्रूव कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन प्रूव दैट वाला है, तो एमसीक्यू में अगर आया तो स्टेटमेंट में ही आएगा कि हमें ये गिवन है ए बी आर अक्यूट एंगल्स एंड कॉस ए कॉस बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको यही लिखना होगा ए इक्वल टू बी। लेकिन मैं यहाँ प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ एक सिंगल ट्राइंगल लेकर। मेरे प्यारे बच्चे, यू हैव दिस ट्राइंगल, राइट, ध्यान से समझना। ए और बी हमारे अक्यूट एंगल हैं, तो भाई इसको ए रख दो, इसको बी रख दो। अक्यूट है तो ये रखने पड़ेंगे, 90 डिग्री वाला आप सी रख लो। डन। अब जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिखो। व्हाट इज गिवन इन्फॉर्मेशन? सर कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज कॉस ए? व्हाट इज कॉस ए? उसका डेफिनेशन पूछ रहा हूं सर। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइड एडजेसेंट टू ए। तो इस वक्त आप इस ए एंगल को पकड़े हैं, तो इसकी एडजेसेंट कौन है? ए सी लिखेंगे, और डिवाइड में आप हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। ठीक। कॉस बी, अब एंगल पकड़ लिया है दूसरा आपने बी, तो साइड एडजेसेंट टू बी कौन है? बी सी। ठीक है, और इसका हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए बी। तो भाई ए बी कैंसिल हो गया, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? सर ए सी इक्वल टू बी सी। तो जब आप बोल रहे हो ए सी इक्वल टू बी सी, तो किसी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना। 9th में आपने ये सीख रखा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, या फिर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर साइड्स आपने इक्वल कर दी, तो एंगल्स इनके अपोजिट वाले इक्वल होंगे, तो देयरफॉर यू कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। रिजल्ट को याद रखिएगा, यहां पर इसने कॉस और कॉस लिखा हुआ है, ये किसी भी रेशियो के लिए एंगल इक्वल ही आएंगे। इफ देयर इज tan a इक्वल टू tan b देन a इक्वल टू b, हमेशा हर रेशियो के लिए इक्वल आएगा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। यहां कुछ एक्सप्रेशंस बना के दे रहा आपको डराने के लिए, लेकिन बच्चे डरना नहीं है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दिख रहा है न्यूमिनेटर में, a प्लस बी a माइनस बी, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो। इसको और सिंप्लीफाई में कर सकता हूं, लेकिन जब आप इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फंडामेंटल आइडेंटिटी सीख लोगे ना, ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे रहेगा चुटकी। लेकिन अभी तो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, क्योंकि अभी आपको आइडेंटिटीज नहीं पता है। जब आइडेंटिटीज पता लग जाएंगी, ये क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएगा। इस टर्म को मैं पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगा, छोटी सी टर्म बना दूंगा आइडेंटिटीज लगाकर। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें, आपको कॉट दिया हुआ है, और यहां पर जो आपको फाइंड करना है उसमें साइन है, कॉस है, कॉट है। चलो कॉट तो गिवन है, तो पहले मैं सेकंड पार्ट को ही निपटा देता हूं। तो सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर है, तो स्टार्टिंग में बताया अगर रेशो पे स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब जो नंबर इसकी जगह डालोगे उसका भी स्क्वायर कर देना। दैट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 7/8 है, तो इसका स्क्वायर, इसको कर लो आप 49 और 64। तो सेकंड पार्ट तो बस इतना सा है, उसमें कुछ नहीं करना। अब देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको साइन और कॉस चाहिए, तो वो आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से फाइंड करते हैं बच्चे। कॉट थीटा दिया 7/8, तो कॉट थीटा का मेरे को डेफिनेशन बताओ। सर जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो टेल मी हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सर बेस का स्क्वायर करो। सर ये 64 आ गया, सर ये 49 आ गया, सर इनको प्लस किया 113 आ गया। तो व्हाट इज एच? परफेक्ट नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज रूट 113। सारी वैल्यूज निकाल दी भाई, आप वैल्यूज इसमें डाल दो। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई भी पहले कर सकता हूं, आइडेंटिटी तो मैं इसमें लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर डाल के करते हैं, लेट अस एंजॉय। तो 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? सर जी 8। हाइपोटेन्यूज कौन है? सर अभी निकाला रूट 113। तो ऐसे ही कॉस निकाल लेना हमने। तो आप यहाँ पर आप वैल्यू डालें 8/√113, और दूसरे में आ जाएगा माइनस का। लगनी इसको भी आइडेंटिटी है, वो पहले भी लगा सकता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब आप है।
थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। और शॉर्ट हम सीखेंगे जब आइडेंटिटीज कर लेंगे। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा यहाँ पर 7, हाइपोटेन्यूज हमारा, सॉरी ये 113 है, हाइपोटेन्यूज हमारा दिस, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस एंड देर इज कॉस, यस 7 बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज √113। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। तो अब आप ऐसा करें यार, इसको आइडेंटिटी लगा लो, जो मैं आप बता रहा था कि डायरेक्ट भी मैं इसको लगा सकता था। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब मैं ए स्केयर माइनस बी करूंगा तो 1 का स्केयर, और यहाँ पर हो जाएगा 8√113 का स्केयर। अरे भाई 7 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। और दूसरा नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेम आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे 7, ठीक है। इसको कर लो सिंप्लीफाई मेरे बच्चे। यहाँ पर 1, 8 का स्केयर बच्चे 64 होता है, रूट कैंसिल हो गया इसका 113। यहाँ पर 7 का स्केयर सर 49 होता है, रूट कैंसिल हो गया 113। 113 एलसीएम लो दोनों, यहाँ 1 के साथ एलसीएम आ जाएगा, वो जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 113 और 64 को माइनस करो, यहाँ 113 और 49 को माइनस करो, जो 113 एलसीएम था वो कैंसिल हो गया। इनको कर दो माइनस, 113 64, तो ये तो 49 आएगा, और 113 से 49 निकालो तो 64 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू ये सेकंड पार्ट का भी यही था, दोनों सेम आ गए। आता समझ? यस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, इस तरह की बहुत सारी एक्सप्रेशन आपको दी जा सकती है, बस आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सप्रेशन वो चेंज कर रहा है। सबसे पहले देखें, आपको 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है, तो cot A आप लिख लो सर, इट इज़ 4/3। cot A का डेफिनेशन, एंगल देखो सब में A है, कोई बदलाव नहीं है, तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। cot A क्या दिया हुआ है? 4/3। cot का डेफिनेशन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इज 4/3। मेरे प्यारे बच्चे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी इन दोनों का आपको स्क्वायर ही करना है। तो इट इज़ 16 और 9, इट इज़ 25। तो बच्चे h मेरा 5 आ गया। देखिए इसको आप विदिन 3-4 सेकेंड्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे आपके पास हाइपोटेन्यूज। मेरे प्यारे बच्चे, अब ये वैल्यूज आपको निकालनी है। इसमें आपको tan A दिख रहा है, तो tan A लिख लो ना। सर जी tan क्या है? वो तो cot का रेसिप्रोकल होता है। cot होता है आपका 4/3, tan इसका रेसिप्रोकल होता है, इट इज़ 3/4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, tan वाले पार्ट के लिए ये भी करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हाइपोटेन्यूज निकालने की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको इसके इक्वल चेक करना है, उसके लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो हमने पहले से निकाल लिया हुआ है। चलिए अब ये tan A का वैल्यू इसमें डाल दो। तो 1 प्लस, सॉरी ऊपर माइनस है, 1 माइनस tan 3/4 का स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई। सर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर 9/16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9/16 हो जाएगा। सर 16 एलसीएम आके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 16 माइनस 9, और यहाँ बचेगा 16 प्लस 9। 16 में से 9 सर 7, और 16 9 को प्लस किया 25। तो यार पहले पार्ट का वैल्यू तो इतना आ रहा है। अब दूसरे का देखते हैं। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस ए का डेफिनेशन बताओ ना मेरे को। कॉस ए का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो भैया यहाँ पर बेस कौन है? 4, हाइपोटेन्यूज आपने 5 निकाल रखा, और इसका स्क्वायर करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ 3 है, और आपका हाइपोटेन्यूज है 5। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। छोटे नंबर है, डायरेक्ट कर लेता हूँ। आइडेंटिटी की टेक्निक तो मैंने आपको सिखा दी। तो 16/25, 9/25, दोनों का एलसीएम 25 आया, ऊपर 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। दैट्स ऑल। दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था उसका, इक्वल है या नहीं? यस दे आर इक्वल। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको ये गिवन है, आपको पूछा है कि ये इक्वल है या नहीं, नीचे ऑप्शन डाल देगा यस दे आर इक्वल, नॉट इक्वल, नन ऑफ दीज है, कोई और कंडीशन डाल देगा, ठीक है। तो भाई एमसीक्यू तो आपको यहीं से बनने हैं, सुपर फास्ट तरीके से कैसे कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ भी एंगल में बदलाव करता है। देखो यहाँ पर ए एंगल लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, तो एंगल का ध्यान रखना है। डेफिनेशन हमें एकदम परफेक्ट हो चुकी है, तो एंगल की कोई टेंशन नहीं है। देखो अब कितनी जल्दी हम इसको करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसके लिए मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, बनानी पड़ेगी क्योंकि एक ए एंगल आ रहा है बार बार, एक सी आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी राइट एंगल एट बी है, तो इसको बी रख लो, इसको ए रख लो, इसको सी रख लो। तो एक बार हमने सी को लेकर और एक बार ए को लेकर रेशियोज निकालनी है, नथिंग एल्स। हमें tan ए गिवन है तो हम h निकाल लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे आपको जो tan ए गिवन है वो 1/√3 है। अगर आपको tan ए ये दे रखा है तो tan ए के अपोजिट कौन सी साइड है? सर tan ए के जो अपोजिट साइड है वो है BC, और एडजेसेंट कौन सी है? AB।
तो भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ये tan का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखा है मैंने, तो 1/√3। अगर मैं इसमें PGD लगाऊंगा पूरा तो आपको एकदम AC का वैल्यू मिल जाएगा सर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया सर, ये तो 4 आ गया, यानी ये परफेक्ट है, तो AC 2 हो गया। ओके डियर, AC का लेंथ 2 यूनिट नहीं है, फिर बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एग्जाम्पल करवाई तो K इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए तो हम यहाँ पर AC को यही मानेंगे, क्योंकि K ने तो वैसे ही कैंसिल होना होता है जब आप रेशो बना रहे होते हो। देखो आप फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट पार्ट में लिखा है sin A cos C प्लस cos A sin C। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो आप क्लास 11th में सीखते हो। अगर आप वो फॉर्मूला इसके लिए याद कर लोगे ना, तो यहाँ पर एक एक टर्म को कैलकुलेट करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो टाइमली मैं आपको वो फॉर्मूला आपको सिखा भी दूंगा, जहाँ मेरी 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसमें जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो उसमें आप इस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला भी देख सके हो। ऐसे ही चुटकी में निकलता है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल डिटेल में करेंगे। साइन ए का वैल्यू बताओ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल लिया ना मैंने, ए एंगल, यहाँ पर ए एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, BC। पहले मैं पूरा लिखूंगा डिटेल में, BC, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। ठीक है बेटा, अब cos C आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई में cos C, तो बच्चे एंगल उसने चेंज कर दिया। अब परपेंडिकुलर AB हो चुका है, ये याद रखिएगा, अपोजिट साइड आपकी AB हो चुकी है, लेकिन cos के लिए आपको एडजेसेंट साइड चाहिए होती है, तो एडजेसेंट हमारा BC है, तो बच्चे यहाँ पर BC आएगा और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा, प्लस cos A, फिर एंगल चेंज कर दिया उसने, यहाँ पर आ गया। अब इसके एडजेसेंट हो गई AB, तो cos लिखा हुआ है तो AB आएगा और हाइपोटेन्यूज आएगा। फिर उसने साइन लिया, एंगल फिर चेंज कर दिया, एंगल C पे आ गया, तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो C एंगल लिया तो इसके अपोजिट AB है, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। आई होप आपको ये समझ आया। कुछ नहीं, एंगल चेंज कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपने सिर्फ प्रॉपर जो डेफिनेशन मैंने बता रखी ना वो याद रखनी है, और कुछ नहीं। एंगल जो लेता है ना उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए जो हमने फाइंड कर ली हुई हैं, तो डायरेक्ट वी कैन राइट, नो इशू। चाहे इनका पहले आप स्क्वायर कर लो, BC/AC, BC/AC दोनों सेम ही है तो स्क्वायर हो जाएगा, जब नंबर डाल के देख लो, है ना, एक ही बात है। तो बताइए BC, सर इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और AC मैंने 2 निकाला हो, ठीक है, और ये भी 1/2 आएगा। दूसरा प्लस सर AB हमने देखना है, ये √3 है, और AC हमारा हमने निकाला 2, तो ये इस तरह से आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 1/4, ये 3/4, 4 बच्चे एलसीएम 1 + 3 इट इज़ 4/4 दैट इज़ 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है इट इज़ 1। आई होप इट इज़ क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे दूसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में जब आप जाओगे वो फॉर्मूला सीखोगे, बट मैं आपको 10th में सिखा दूंगा, ताकि ये वाला क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर, 2 फॉर्मूले सीखने ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि कंप्लीट साइड हमें कुछ पता नहीं, कुछ कंडीशन बना के दे देता है ये, हम इसमें ट्राइंगल बनाएंगे ज़रूर। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट Q, इसको Q रख लो और P यहाँ रख लेते हैं, R यहाँ रख लेते हैं। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है वो लिखो पहले जल्दी से। हमें गिवन है PR + QR = 25, ये हमें गिवन हो गया, इसको रखो संभाल के, ठीक है। उसके बाद आपको PQ भी गिवन है, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर, इसको भी रखो संभाल के। 2 चीज़ें हो गई। हमें फाइंड करना है sin A cos P tan P, यानी P एंगल के लिए हमने चलना है। एंगल चेंज नहीं किया, वो चेंज भी कर सकता है, वो R के लिए भी पूछ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंगल P पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ PQ का लेंथ पता है इसका, इट इज़ 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें RQ और RP का लेंथ नहीं पता, इन दोनों का लेंथ नहीं पता, इनका सम पता है, दैट इज 25। अगर तो RP और QP का सम पता होता फिर तो RP भी निकल जाती, क्योंकि 5 PQ पता है, लेकिन सम उसने इन दोनों का दे दिया, तो ये कितनी कितनी हो सकती हैं। तो 25 की आप पॉसिबिलिटीज भी बना सकते हो, 114, 124, 223, बट वो बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। प्रैक्टिस के बाद आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में सिमिलर एग्जाम्पल भी है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट PGT पे आ जाओ, पाइथागोरस सिम लगा दो इस ट्राइंगल के अंदर, पाइथागोरस सिम लगा दो, तो आप लिखेंगे PR² = RQ² +
पी क्यू स्क्वायर लिख दिया। फिर इन तीनों में से जिसकी लेंथ आपको गिवन है उसका वैल्यू डाल दो। सबसे पहले आप ये देखें तो यहाँ पर पी आर स्क्वायर, आर क्यू का लेंथ पता नहीं, इसको इसकी तरफ ले आओ, पी आर की तरफ ले आओ। पी क्यू का लेंथ पता आपको 5 का स्क्वायर हो गया। इसको मैं इस तरफ क्यों ले आया, मैं इसको आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे पीछे बताता हूँ। पी आर आर क्यू इसका सम, फिर आपका पी आर माइनस आर क्यू इसका डिफरेंस इक्वल टू 25। ऐसा मैंने आइडेंटिटी इसलिए भी लगाया क्योंकि यार पी आर और आर क्यू का सम मेरे को पता है। यू कैन सी क्या है पी आर और आर क्यू का सम, सर जी 25, तो यहाँ 25 डाल पाऊंगा ना इस फैक्टर की जगह, तो हेयर इज 25 और यहाँ पर आपके पास आ गया पी आर और आर क्यू इक्वल टू 25। सर ये 25 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पी आर और आर क्यू है उसका वैल्यू आ गया 1। तो मेरे प्यारे बच्चे एक रिलेशन मैंने पी आर और आर क्यू के बीच में निकाल दी, यानी दो ऐसे नंबर जिनका सम 25 है लेकिन उनका डिफरेंस 1 आ रहा है। ऐसे कौन से दो नंबर है, वही तो हो रहा है ना, पी आर और क्यू आर का सम 25 आ रहा है और पी आर और आर क्यू का सम 1 आ रहा है। तो दो नंबर जिनका सम 25 है और उनका डिफरेंस 1 आ रहा है। ऐसे सोच के आप ये डायरेक्ट भी नंबर कंफर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं मेरे को ये दो नंबर। बताओ 13 और 12 आएंगे, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं, वही मैं लगाने वाला हूँ। देखो मेरे पास है पी आर और क्यू आर इक्वल टू 25, यहाँ पर है मेरे पास पी आर और क्यू आर का डिफरेंस इज 1। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं भाई क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी आर। इन दोनों को प्लस किया सर जी 26, तो पी आर कितना आ रहा है, आया ना 30। तो वैसे ही पता चल जाता है दो नंबर का सम 25 है, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो एक 13 होगा एक 12 होगा। ऐसा समझ, तो 13 हमने निकाल दिया, तो दूसरा नंबर तो आप निकाल ही लो अब डायरेक्ट, ठीक है, किसी में भी वैल्यू डाल दो। तो पी आर हमने निकाल दी, तो पीछे ये 13 आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए आर क्यू, तो ये 12 आ गया। तो 12, 13 और 5 पाइथागोरियन 3 ट्रिपलेट हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से ट्राइंगल की सभी साइड्स आपको निकालनी होती हैं और ये विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ आपने ये पीजीटी लगानी। ओके डियर, अब यहाँ पे जो वैल्यूज निकालनी है साइन पी वगैरह, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। व्हाट इज साइन पी, सर जी साइड अपोजिट टू पी कौन है, आर क्यू। आर क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज आर पी। तो व्हाट इज आर क्यू, सर ये भी निकाला आर क्यू 12, सर 30, तो साइन ये हो गया। अब कॉस में डायरेक्ट लिख लूंगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका 5 है, हाइपोटेन्यूज इसका 13 है। टैन भी डायरेक्ट लिख लूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है सर जी 12, बेस कौन है 5। दैट्स ऑल 10th क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स में है, काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी सी चीज़ें और आप इसमें समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। देखो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है जो tan a रेशो है इसका जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटा होता है। पहले तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ मेरे बच्चे। tan a जो रेशो है उसका डेफिनेशन क्या है, जो एडजेसेंट साइड होती है और जो अपोजिट साइड होती है उसका रेशो होता है, ठीक है। तो भाई एडजेसेंट साइड ट्राइंगल की ही साइड है ना कोई, यानी कोई बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, ये मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रख लेता हूँ ABC, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से मेरा बनेगा BC बाय AC। तो ये जो BC बाय AC रेशो है क्या हमेशा 1 से छोटा आता है, नहीं भाई 1 से बड़ा भी तो आ सकता है। क्यों, अगर BC का लेंथ ज़्यादा हुआ, अगर ये 4 हुआ ये 3 हुआ, तो 4/3 बनेगा ना, तो ये तो 1 से बड़ा होता है। तो इसलिए ये कहना कि जो tan है वो हमेशा 1 से छोटा होता है ये गलत है। बेसिकली जो tan a रेशो है इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है। जो आप नंबर लाइन पढ़ते हो ना क्लास 6th 7th 8th में, -∞ से +∞ के बीच में जितने भी नंबर रियल नंबर हैं tan a उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये भी आप 11th में पढ़ते हो। फिलहाल ये याद रखें कि tan a कोई भी वैल्यू ले सकता है और ये लेस देन 1 लिखा है तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक एग्जाम्पल से। नाउ द सेकंड पार्ट कह रहा है sec a जो है वो 12/5 है फॉर सम एंगल। कैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि sec का डेफिनेशन क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन व्हाट, बेस। ये sec का डेफिनेशन है। तो भाई ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो इसका रेशो भी, रेशो के हिसाब से चले तो ग्रेटर देन 1 ही वैसे इसका रेशो आता है, तो वो दिख भी रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसमें पीजीटी लगा दो। हाइपोटेन्यूज आपका 12 है, आपका जो बेस है वो कितना है 5, तो भाई
नाउ द थर्ड पार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कह रहे कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट। कोसेकेंट का निक नेम क्या कॉस ए है? नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई इट इज फॉल्स? लिसन, कॉस ए का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली इट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, उसकी एब्रीवेशन है ये। लेकिन जो कोसेकेंट का एब्रीवेशन होता है वो कोसेक होता है, कोसेक। आधे समझ? तो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए नहीं है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ द फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। भाई ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि भाई ये रेशो और जो एंगल होता है ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। कॉट ए का मतलब होता है ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका पूरा नाम ऐसे है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि वी आर फाइंडिंग कॉट रेशो फॉर द एंगल ए, तो दे आर नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ साइन थीटा इज 4/3। अब इसको समझो, साइन थीटा इज 4/3, इज इट ट्रू फॉर सम एंगल थीटा? नो, इट इज फॉल्स। कैसे फॉल्स? दो रास्ते हैं। पहला ऐसे समझो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो भाई साहब यहाँ परपेंडिकुलर को बड़ा दिखाया जा रहा है, हाइपोटेन्यूज को छोटा दिखाया जा रहा है, यहीं पर गलत हो गया। दूसरा भाई इसमें आप पीजीटी लगा के देखो, तो आप थीटा अगर आप यहाँ रखते हो तो इसको यहाँ 4 रखना पड़ेगा, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज रख दे। अब लगाओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम बेस निकालने के लिए, तो बेस कैसे निकालोगे सर? हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, ये तो 7 हो रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। तो आप देख रहे हैं कि बेस का स्क्वायर आपका बन रहा है -7। तो क्या किसी साइड की जो लेंथ है उसका अगर हम स्क्वायर करें वो नेगेटिव आ सकता है? तो वैसे ही किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा हो। आधे समझ? तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उल्टा होता है इसका तो फिर देख लेते, फिर चल जाता। ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे 11 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है थोड़े शॉर्टकट तरीके से इनको समझाने की। इसी तरह से प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।